करने वाले हिंदी को लेकर सक्षमता परीक्षा की हिंदी सक्षमता परीक्षा ही नहीं बल्कि कोई सा भी आपका टीचिंग संबंधी जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए हिंदी की ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला से भी आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और जो हम आपको करा रहे हैं वो एकदम घटना चक्र का है। आपका जो सामान्य अध्ययन है घटना चक्र पूर्वालोकन, उससे हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, क्योंकि घटना चक्र बहुत ही अच्छा है और उसमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है। आप अगर घटना चक्र कंप्लीट कर लो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। तो इसमें हमारा हिंदी का है हिंदी वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो इसमें सीधा दिया गया है कि वर्ण या अक्षर ध्वनि को कहते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि हमारा आ है तो आ का हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसे अगर हम आप इसकी मात्रा लिखेंगे तो इसकी मात्रा हम ऐसे कर देते हैं कि आ के नीचे हलंत लगा देंगे तभी आधा हो जाएगा। बड़े आ की आपकी मात्रा हो जाती है, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे अक्षर कहेंगे। यानी कि जिसका क्षर ना होता हो, जिसका क्षय ना हो, वो आपका अक्षर हो जाता है। और फिर है कि जब अक्षरों का जो वर्णों के जो समूह होता है, वो समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आपसे कोई पूछ लेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे जो अक्षरों और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे आता है क्वेश्चन, आपसे पूछता है एग्जामिनर कि मूल रूप से हिंदी में कितने वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन में आपको 53, 54, 55 कुछ भी दे देगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि मूल रूप से हिंदी में आपके 52 वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ड्स होते हैं और उसमें 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है कि हिंदी में कितने स्वर हैं, तो आपके 11 स्वर हो जाते हैं और संस्कृत में आपके 13 स्वर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कौन कौन से होते हैं, तो आ ई उ री ए ओ औ, ये आपके हिंदी में 11 स्वर हो जाते हैं। ठीक, व्यंजन कितने होते हैं, तो 35 व्यंजन्स होते हैं आपके हिंदी में। ठीक है, जिसमें आपके 5 वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा वा। ठीक है, ये आपके वर्ड व्यंजन के वो हो जाते हैं पार्ट, यानी कि जो आपके 35 व्यंजन हैं उनके। और साथ ही आपके अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आपके अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, शा 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 हा। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। तो ये सब मिला के हो जाते हैं आपके 35 और 11 स्वर, तो सब मिलाकर आपके कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। और साथ में जो आपके अनुस्वार होते हैं, ये अंग ये आपके अनुस्वार होते हैं। ठीक है, इन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिली है, लेकिन वर्णमाला में इनकी जगह है, क्योंकि ये स्वरों के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम देखेंगे, आगे भी हम बात कर लेते हैं कि उच्चारित की मात्रा या अवधि के आधार पर। तो ये जो आपके अब क्वेश्चन आता है कि आपके जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहोगे, जो आपके स्वर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एग्जामिनर कि आपके जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार किसकी तरीके से, तो ये आपकी उच्चारण की मात्रा व अवधि के आधार पर आपके 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर आपके वो हो जाते हैं जिन्हें बोलने में, जिनका उच्चारण में आपका ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिनके बोलने में 3 मात्राओं का टाइमिंग लगे, त्रिमात्रिक स्वर, यानी कि जिन्हें बोलने में 3 मात्राओं का स्वर लगे, या फिर आपके दीर्घ से भी ज़्यादा अगर स्वर टाइम लगता है तो वो आपके दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, प्लुत स्वर। जैसे कि आपका ओम, तो जब हम ओम लिखते हैं तो बीच में ऐसे ये बना देते हैं ना, ये आपकी प्लुत स्वर की मात्रा होती है। ठीक है, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, तो इसमें आप इसमें भी क्लियर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे गाने या चिल्लाने, जैसे हम किसी को चिल्लाकर बुलाते हैं तो बहुत नाम छोटा ही होता है, लेकिन हम उसे बहुत तेज बुलाते हैं, जैसे राम, तो ऐसे हो गया ना। अब हम केवल सीधा अगर उसका नाम लें राम, तो इसमें केवल मात्राओं का ही यूज हुआ है, कोई उसमें प्लुत स्वर का यूज नहीं हुआ है। और अगर ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर में क्या हो जाएगा आपका मम, कम,
टम, ये जो छोटी छोटी मात्राएं ये आपकी ह्रस्व स्वर में हो जाती हैं। और आपका जो दीर्घ स्वर होता है उसमें आपकी मात्राएं यूज होती हैं। ह्रस्व स्वर में आपका आ ई ऊ री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ आ, ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर में हो जाते हैं और हमने आपको बता दिया है। फिर आगे आपके आता है स्थानों के आधार पर, और जो आपके व्यंजन है उनका जो वर्गीकरण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो वो स्थान के आधार पर हुआ है। कैसे, जैसे कि हमारे जो मुंह है, मुंह में जो हमारी बाघेंद्रियां हैं, जो बाघेंद्रियां हम उन्हें बोलते हैं जिनसे हम भाषा, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, कोई भाषा यूज करते हैं और कोई वर्ड भी बोलेंगे तो हमारे जो अलग अलग स्वर जो निकलते हैं उन्हें हम स्वर इंद्रियां या वाघेंद्रियां कहते हैं। तो वो हमारे हो जाते हैं, उन्हीं की यूज की तरीके से हमारे जो व्यंजनों का उच्चारण और उनके अलग अलग भाग किए गए हैं। तो हमारी कौन कौन सी हैं, जैसे कंठ है, जीव्या मूल है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, वर्ष है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, नासिक है। तो ये हमारे हो जाते हैं स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण, स्थान के आधार पर आपके व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। कंठ से, तो कंठ से आपके आते हैं का, खा, गा, घा, घा। ये आपके कंठ यानी कि गला जो होता है आपका, गले से बोले जाते हैं। जैसे का आप बोल के देखेंगे, का, ख, ग, घ, ड़, ह, तो ये आपके कंठ हो जाते हैं। जीव्या मूली, यानी कि जो जीव गले से थोड़ा ऊपर आके बोले जाते हैं वो आपके जीव्या मूली हो जाती है। जैसे का और ख और ग, आप जब इन्हें बोलोगे तो आप देखोगे कि जीभ थोड़ी सी हल्की सी उचकती है। तालव्य, जैसे चा, छा, जा, झा, झा, या शा, तो यानी कि जब इन्हें ताल, ये वाले जब वर्ड आप बोलोगे तो जब इन्हें क्लियर आप बोल के देखना, एक बार आप ट्राई भी करते चलना। जैसे चा बोला आपने, चा, तो जो आपकी जीभ है वो हल्की सी उचक के आपके तालू को टच कर रही होगी, तालू को टच करती है, इसीलिए ये जो होते हैं आपके तालव्य वर्ड हो जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य है आपका जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढा। जो जीभ, एक जीभ का अपने आगे का जो हिस्सा होता है वो सीधा ऊपर को टच करता है आपका ऊपर, देख आप खुद बोल के देखना, टा, टा। तो ये आपकी जो इस जगह को छू रहा है ना, ये आपका मूर्धन है। तो ये वो कौन से वर्ड हो जाते हैं, मूर्धन वर्ड हो जाते हैं। फिर है दंत, जैसे कि ता, था, दा, तो जो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को टच कर रहे हैं, इसीलिए कौन से वर्ड हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे दंत से, यानी कि दांत से जो हमारी जीभ है वो हमारे दांत को टच करती है, तो दंत वर्ड हो जाएंगे। वर्ष, यानी कि दंत मूल से जहाँ ऊपर का जो मसूड़ा होता है वहाँ जो जाकर आपकी जो जीभ टच करती है वो वर्ष हो जाते हैं। वैसे ये ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर आपके कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यही आपके 5 पूछे जाते हैं। पर ये भी ये है कि कोई हाई एग्जाम हो तो ज़्यादा ही कठिन एग्जामर क्वेश्चन बनाए तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ष वाला, ठीक है। और फिर ये आपका ओष्ठ, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा। जो पा आप बोल रहे हो तो ओठ जो है वो आपस में टच कर रहे हैं, बिना ओठ टच करे आप पा बोल लोगे, नहीं बोल पाओगे, इसीलिए ये आपके 2 वर्ड हो जाते हैं ओष्ठ वर्ड। दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओठ दोनों मिलकर जो वर्ड बोले जाते हैं वा, उफा, इनमें दांत और ओठ दोनों का यूज हो रहा है, इसलिए ये दंतोष्ठ हो जाते हैं। नासिक वर्ड हो आपके वो हो जाते हैं जब हम कचा टाटा पा का जो पूरा ग्राफ बनाते हैं, तो जो लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं ना, 5 में वर्ड होते हैं, वो आपके नासिक के वर्ड होते हैं, ठीक है। उन्हें पंचमा अक्षर भी बोलते हैं और नासिक वर्ड भी होते हैं, ये हो रहे आपके। फिर आपके प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर भी आपकी ध्वनियों के उच्चारण के हिसाब से आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे श्वास की मात्रा के आधार पर, स्वरेंद्री, स्वर तंत्री के आधार पर, कंपन के आधार पर, और ये जैसे कि आपका आ जाता है अब ये जो श्वास की प्राण की मात्रा के हिसाब से जो होता है, वैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे आपके पास ये इनमें से कोई से भी वर्ड रख देगा 4, फिर पूछेगा इनमें से अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। पर हम इनकी आपको पूरी डिटेल में भी बता देते हैं कि जो अल्प प्राण होते हैं वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण वायु की मात्रा कम होती है, यानी कि जब हम अल्पप्राण बोलते हैं, जब हम उन वर्डों को बोलते हैं तो हमें बहुत ही कम ताकत लगानी पड़ती है और वायु की मात्रा भी बहुत ही कम बाहर निकलती है, तो वो आपके अल्पप्राण हो जाते हैं। जैसे कि का, ग, ड़ा, चा, छा, जा, छा, तो इनमें हल्की सी हवा निकल रही है। वहीं अगर हम महाप्राण में देखते हैं खा, घा, घा, तो इन सब में जो वायु है मुंह से वो काफ़ी बाहर ज़्यादा निकलती है, इसीलिए ये आपके महाप्राण हो जाते हैं, ठीक। ये तो इनकी नॉर्मल से आपकी हो जाती है। अब इनके अगर हम
कोड वर्ड देखें कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से अल्पप्राण है और कौन से महाप्राण है। तो जो आपके वर्ग जो हम बनाते हैं का चा टा ता पा का, उसमें 5-5 वर्डों का जो होता है मेल, उसमें जो आपके वर्गों के जो पहला पहला तीसरा और पांचवा यानी कि 135 जो होंगे वो आपके अल्पप्राण, पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण का कौन सा होता है, दो, दूसरा और चौथा। महाप्राण का कौन सा होगा, वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं घोष और अघोष पर। किस पर, घोष व अघोष पर, यानी कि स्वर तंत्री में श्वसन का कंपन। कंपन के आधार पर भी आपके व्यंजनों को दो तरीके से बांटा गया है, घोष और अघोष। अघोष वर्ड वे होती हैं स्वर तंत्रियाँ जिनमें कंपन नहीं होता है। जब हम उन्हें उच्चारण करते हैं उन वर्डों का तो कोई कंपन नहीं होता है, जैसे का खा गा चा छा झा, ये जो है इनमें कोई भी कंपन नहीं हो रहा है। आप बोल के देखोगे कोई भी कंपन नहीं है। और ये वर्ग के कौन से होते हैं, पहला और दूसरा ये होते हैं। ठीक है, और सघोष कौन से होते हैं, जिन्हें बोलने में जो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे कि ग, घ, ड़ा, चा, छा, झा, णा, ढा, ता, धा, ना। तो इनमें आपका कंपन हो रहा है, वर्ड जो मुंह में हम जब शब्द बोलते हैं तो इनमें कंपन सा महसूस होता है। तो ये हो जाएंगे आपके सघोष। और इनका कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, 335 और 12, 12 आपका हो गया अघोष और 335 हो गए, 45 हो गए आपके सघोष के। ठीक है, और ऊपर हमने अल्पप्राण और महाप्राण में देखा था तो उसमें क्या था, 135 यानी कि पहला तीसरा और पांचवा आपके अल्पप्राण थे और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण थे। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब ये आता है कि जिह्वा एवं अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध, यानी कि कुछ और अवरोध की वजह से भी आपके 3 तरीके के वर्ड इन्हें बांटा गया है। कौन कौन से, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, उत्क्षिप्त और अंतस्थ वर्गों में। ठीक है, तो अब इन्हें भी हम देख लेंगे। स्पर्शी क्या होते हैं, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण हैं तो वो हमारे जो उच्चारण के मुंह के जो अंग होते हैं उनको वो टच करते हुए निकलते हैं, तो वो स्पर्शी हो जाते हैं। जो हवा होती है वो स्पर्श मात्र करता है तो वो आपके स्पर्श हो जाते हैं। ठीक है, और स्पर्श संघर्ष यानी कि स्पर्श के साथ साथ वो संघर्ष भी करते हुए आ रहे हैं, वो आपके स्पर्श संघर्षी हो जाते हैं। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन आपके कौन से मानते हैं, जो आपके शुरुआत के जो 5 वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका का खा गाढ़ा, जितने भी 5 वर्ग हैं आपके का चा टा ता पा, ये सभी आपके स्पर्शी व्यंजनों में आते हैं। इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो आपके स्पर्श संघर्षी में आते हैं, जिनमें संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि चा, छा, जा, झा, झ्या। तो इनमें ज़्यादा कष्ट हो रहा है, ज़्यादा स्पर्श हो रहा है, इसलिए स्पर्श संघर्षी हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि संघर्षी, और इन्हीं में आपके संघर्षी कौन से, यानी कि जो जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो आपकी क्या हो जाते हैं, संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। जैसे कि शा, 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 हा, खा, गा, जा, फा। जो ये नीचे वाले हैं जो आपके खा, गा, गा, जा, ये आपके उर्दू भाषा के जो वर्ड हैं। वैसे आपके स्पर्श उस जो संघर्षी व्यंजन हैं वो सा, शा, हा हैं हमारी हिंदी के हिसाब से, और ये खा, गा, जा, फा ये आपके उर्दू के हैं, लेकिन ये भी आपके ऊष्म ध्वनि में ही आ जाते हैं संघर्षी में। ठीक है, आगे भी है, थोड़ा उत्क्षिप्त है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन वह होता है जब हमारी जो जिह्वा होती है थोड़ा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, जैसे ड़ा, ढा, ढा, ढा। आप बोल के देखो ढा, तो झटके से हो रही है तो ये आपकी उत्क्षिप्त हो जाती है। ठीक है, ऊपर फेंके हुए, उत्क्षिप्त मीन्स ऊपर फेंका हुआ। ठीक, अब अंतस्थ व्यंजन है आपका जिसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यारा लावा, यानी कि इन्हें हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं, इसलिए ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्लियर। और अभी इसी से संबंधित हम आपके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो वो है आपका ए। जब हम ए बोलेंगे तो आवाज़ हमारी कंठ से निकल रही है, लेकिन हमारी जो जीभ है वो तालु को टच कर रही है, इसीलिए हमारे ये ए जो है वो कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ड का चयन कीजिए। तो इनमें से संयुक्त वर्ड कौन सा है आपका, गा, जा, टा, छा। तो जो छा है आपका वो का और शा मिलकर बनता है, इसीलिए ये आपका संयुक्त वर्ड हो जाएगा। तो आंसर भी आपका सी करेक्ट है। आगे है नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो जो आपके व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है। क्या है, केवल ओष्ठ नहीं लगाओगे आप, क्या आप लगा सकते हो कि ओष्ठ हो जाएगा, पर नहीं, दंतोष्ठ होगा, क्योंकि इसमें वा जब हम बोल रहे हैं तो जो हमारी जीभ है वो दांत को टच कर रही है, और जो ओठ हैं ओठों की आकृति बन रही है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। छा का क्रम आपने जब इसका आप तोड़ोगे इस वर्ड को, तो का और प्लस छा तब मिलके बनता है छा। ठीक, तो ये किसके बाद आ रहा है, का के बाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा घोष वर्ड है। तो इनमें से घोष वर्ड कौन सा है, घोष, तो वो हो जाएगा आपका माँ। कौन सा होगा, माँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, छा आपका है, ज्ञा भी है, त्रा भी है, लेकिन जो फा है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से टा वर्ग का सदस्य कौन सा नहीं है। तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो आपका धा है ये आपका टा वर्ग का नहीं है। ठीक, ये ता वर्ग का सदस्य है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि विसर्ग क्या होते हैं। विसर्ग, तो जो विसर्ग हैं वो आपके अयोग भाग होते हैं, क्योंकि जैसे अह और जो बिंदी है इन्हें आपका विसर्ग कहते हैं, ये आपके अयोग भाग में आते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विराम का अर्थ है। तो विराम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा विश्राम या आराम करना का अर्थ हो जाता है आपका विराम। ठीक है, विराम चिन्ह जो होते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन व्यंजन पार्श्विक है। तो इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन वह होता है जैसे हम कोई शब्द बोलेंगे, जैसे हम ला, ला जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। जब हम ला बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है, जीभ की जो नोक होती है वो हमारी ऊपर टच करती है तालू को, और साइड से हमारी हवाएं निकलती हैं, जैसे ला, ला। तो ये साइड से जो हवा निकल रही है, इसीलिए हमारा पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ज्ञा। तो किन वर्डों के संयुक्त से बनाई जो हमारा ज्ञा है वो किन, तो ये जा और ज्या के वर्डों के मेल से बना है। आगे है अघोष वर्ड का चयन कीजिए। तो इसमें से अघोष वर्ड कौन सा है, तो इसका आंसर सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका अघोष वर्ड है। नेक्स्ट है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तो वो है आपका कंठ तालव्य। ठीक, नेक्स्ट है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है, तो ये जो आपका है ये पश्च संवृत स्वर है। ठीक है, वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी ये आपका अगर आता है तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र यानी कि स्वर, और स्वरों की सहायता से, तो वो आपके व्यंजन है। ठीक है, आगे है
के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उन्हें हम अकारांत, अनुस्वार, अयोगवाह या अकारांत क्या कहेंगे? अकारांत कहेंगे, यानी कि आ रहा है अंत में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अंघा कैसे वर्ड है? तो ये आपके अयोगवाह वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो जो आपका ज्या है ये आपका स्वर नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यंजन में आता है। आगे है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से पूर्ण विराम कौन सा है? तो ये जो आपका है ये पूर्ण विराम है, और इंग्लिश में आपका जो फुल स्टॉप होता है, ऐसे बिंदी, वो आपकी पूर्ण विराम हो जाती है, फुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि हंस पद किस विराम का नाम है? जो हंस पद होता है वो कौन सा विराम है? तो वो है आपका त्रुटि विराम। कौन सा है? त्रुटि विराम। आपने देखा होगा कि हम कोई वाक्य लिखते हैं और कुछ हमसे छूट जाता है तो हम नीचे ऐसे टिक लगाकर और ऊपर वो लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? हंस पद हो जाता है, त्रुटि विराम। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा है? बालक स्कूल से कब आया, यानी कि वो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इनमें से कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? जो आपकी जा है ये आपकी महाप्राण नहीं है, बल्कि अल्प प्राण है, जा। नेक्स्ट है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम यानी कि वाक्य के अंत में आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में यूज होता है वो कौन सा है? तो वो है आपका अल्प विराम, ये वाला। ठीक है, कॉमा जो बोलते हैं वो आपका है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो इसमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो वो आपका जा है। आगे है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जो उद्धरण होता है उसका हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण यानी कि ऐसे जो टिक होते हैं, तो इनका प्रयोग जो होता है ये हम किसी वाक्य को, ये जब हम उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। आगे है आपका कि आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इसमें आपका ये वाला लगेगा। ठीक है, आगे है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपकी 33 है। आगे नेक्स्ट है कि हिंदी में उपविराम चिन्ह कौन सा है? जो उपविराम चिन्ह है वो आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ये वाला योजक चिन्ह। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? तो जो आपका हाव है ये आपका संघर्षी व्यंजन है। और फ्रेंड्स, हमने वर्णमाला से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं उसे भी बता दिया है, और आपको थ्योरी में भी पूरा समझा दिया है डिटेल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।